ग्रीटिंग्स एवरीवन। मैं सीबीएसई क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस मैथमेटिक्स के वीडियो कोर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यानी द रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बेहद ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो नंबर सिस्टम सभी बच्चों का क्लियर ही होता है क्योंकि हम इसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होते हैं। मतलब जब हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, जब हम सेवन्थ या एट्थ क्लास में होते हैं, सिक्स क्लास में होते हैं, तो हम नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशंस, होल नंबर्स की डेफिनेशंस, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पहले से ही पढ़े हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आज क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, रिविजिटिंग द नंबर सिस्टम। तो हेडिंग लिखी हुई है, उसके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं क्योंकि डेफिनेशन इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड। आपको अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जब आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग शुरू करते हैं तो आप वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे सेट ऑफ नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो इस सेट ऑफ नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गई है। इंटीजर्स, तो सारे नेचुरल नंबर्स विथ देयर नेगेटिव साइंस एंड जीरो, ये सब क्या फॉर्म करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब कोई इंटीजर अगर टू से डिवाइड हो जाए, मतलब कि अगर किसी भी इंटीजर को हम टू से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिले तो हम उस सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स का जस्ट अपोजिट, वो सारे इंटीजर्स जो इवन नहीं हैं वो ऑड हैं। या ऐसा समझ सकते हैं कि जिन इंटीजर्स को हम टू से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलता, वो सारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके पास केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर मतलब वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे 2 डिवाइड्स 12, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, 3 डिवाइड्स 18, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। तो अगर मैं बात करूं कि 12 के कौन कौन फैक्टर हैं, तो 12 को 1 डिवाइड करता है, 12 को 2 डिवाइड करता है, 12 को 3 डिवाइड करता है, 12 को 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, एंड द 12 इटसेल्फ। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सब उसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। तो हम देख रहे हैं कि 12 के फैक्टर्स कितने हैं? मोर देन 2 हैं। तो अगर ऐसे सेट ऑफ नंबर्स की बात की जाए जिनके फैक्टर्स केवल दो हों, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब एग्जांपल्स से क्लियर करते हैं। जैसे मैं बात करूं टू की, तो टू एक ऐसा नंबर है जो या तो वन से डिवाइड होगा या तो खुद टू से डिवाइड होगा, खुद अपने आप से डिवाइड होगा। यानी टू के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 एंड 2। थ्री के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 एंड 3। फाइव के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 एंड 5। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन। ये भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर्स कौन है? वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो, जिनके दो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर्स, और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और खुद 4 से डिवाइड होता है, यानी 4 के 3 फैक्टर्स हैं। 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हैं। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 4 एंड 8, मोर देन
टू फैक्टर्स। तो आप देख रहे हैं कि जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारे नंबर्स के कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन टू फैक्टर्स। इसलिए क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है ये बात? उसके बाद बात आ जाती है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर्स में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब जब भी बात को प्राइम नंबर्स की होगी तो वहां दो नंबर्स की बात हुआ करेगी। तो हम ऐसे किसी दो नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 हो। फिर से, हम किन्हीं ऐसे दो नंबर्स को ही को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन हो? केवल 1। अगर दोनों नंबर को हमें डिवाइड करना है तो केवल 1 ही ये काम कर सके, तब उन दोनों नंबर्स को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं, 3 एंड 4। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर सके? 1। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड कर ले और 4 को भी डिवाइड कर ले। सेकंड एग्जांपल 12 एंड 17। तो 12 और 17 दोनों को डिवाइड करने वाला एकमात्र नंबर है 1, इसलिए 12 और 17 क्या है? को प्राइम नंबर्स है। 35 एंड 66। 35 और 66 दोनों को डिवाइड कर सके ऐसा नंबर कौन है? केवल 1। इन दोनों का HCF क्या है? 1, इसलिए 35 और 66 भी क्या है? को प्राइम है। अब एक डाउट बच्चों के मन में हमेशा आता है कि सर यहाँ पे को प्राइम वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स होना पड़ेगा या दोनों में से किसी एक को प्राइम नंबर होना पड़ेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स में देखिए, पहला एग्जाम्पल है 3 एंड 4। इसमें 3 प्राइम है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है 12 एंड 17। इसमें 17 प्राइम नंबर है लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है। और तीसरा एग्जाम्पल में तो दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी को प्राइम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये साबित हुआ इससे कि अगर दो नंबर्स को प्राइम हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स होना पड़ेगा। जब दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे तभी वो को प्राइम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। 35 and 66 are composite numbers, but still they both are co-prime numbers. आई होप कि आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो क्लास 9th में भी हम रैशनल नंबर्स से फैमिलियर हैं। किसी को कुछ याद हो या ना हो, रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो सबको ही याद होती है। तो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। यानी किसी भी नंबर को अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें और p और q दोनों इंटीजर्स हों और q ज़ीरो ना हो, p का ज़ीरो होना चल जाएगा लेकिन q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब हम उस नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब ये बात भी नोट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने अभी नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। वो सारे ही नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स के ही टाइप्स हैं। लेकिन कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? हमने इन नंबर्स में कहीं डेसिमल वाले नंबर्स नहीं देखे, कहीं हमने फ्रैक्शन नहीं देखे। जैसे मैं बात करूँ 2.3, तो क्या 2.3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। 2.3 होल नंबर है? नहीं है। 2.3 इंटीजर है? नहीं है। 2.3 इवन है? नहीं है। 2.3 ऑड नंबर भी नहीं है। 2.3 प्राइम नंबर भी नहीं है। 2.3 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2.3 क्या कहलाता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाला नंबर कहलाता है। ठीक है, इसी 2.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 23/10। ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये नंबर के दो रिप्रेजेंटेशन है। 2.3 इज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड 23/10 इज अ फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये नंबर्स भी किसके कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ मैंने रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे -9, 6, 0.48, -43/32, -1.6111, डॉट 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 12.477, डॉट 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 एट्सेट्रा। ये डॉट 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 मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वन इज़ रिपीटिंग इनफाइनाइटली। ये 1 1 1 1
इनफाइनाइट टाइम्स आता जा रहा है। एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 इज रिपीटिंग इनफाइनाइटली। ठीक है, तो इन नंबर्स के बारे में भी हम आगे के डिस्कशन में ज़रूर बात करेंगे। हालांकि हमने 9th क्लास में इन नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। तो हम रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं कि उसमें इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले नंबर्स हैं। तो ये सारे ही रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब जब सारे ही नंबर्स रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं, तो ऐसे कौन से सेट ऑफ नंबर्स बचते हैं जो इरैशनल नंबर्स कहलाएंगे? ये जानने से पहले अपन इरैशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिखी हुई है कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ एन इरैशनल नंबर। तो हम उसे इरैशनल नंबर कहेंगे जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, है ना, ये सारे क्या हैं? इरैशनल नंबर्स हैं। और पाई भी एक इरैशनल नंबर है, जो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। ये दोनों ही उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं। पाई एक इरैशनल नंबर है। दिमाग में आप ये मत लाइएगा कि सर पाई को 22/7 यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख तो सकते हैं। पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, इट इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई एक इरैशनल नंबर है, ये बात आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है। अब जितने भी तरह के नंबर्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सब क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। और √2, √3, √5, √7, √6, ये सब क्या हैं? इरैशनल नंबर्स हैं। और इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। मतलब we can say that real numbers is a collection of rational numbers and irrational numbers। ठीक है, अब हम ज़रा सा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि रियल नंबर्स कब रैशनल होते हैं और कब इरैशनल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के लिए 3 केसेस पॉसिबल हैं। पहला तो ये कि किसी भी रियल नंबर में डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, एक निश्चित संख्या हो डिजिट्स की। जैसे मैं कहूँ 2.534, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स ही हैं यहाँ पे, 4 के बाद चीज़ें टर्मिनेट हो गई हैं। मैं कहूँ 4.67895, तो 67895 डेसिमल के बाद ये 5 डिजिट्स हैं और उसके बाद रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा रियल नंबर्स विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो लिखा हुआ है देखिए 0.48, यानी डेसिमल के 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया है। तो इसको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा? 0.48 को मैं लिख सकता हूँ 48/100, और उसको मैं कैंसिल करके लिख सकता हूँ 12/25, यानी इसको मैंने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से -1.34375, यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल के 5 डिजिट्स बाद, 5 प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो गया है, और उसकी जो पी अपॉन क्यू का जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा? -43/32। इसी तरह से आप देख रहे हैं 3.225 डेसिमल के 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया है, और उसकी जो पी अपॉन क्यू फॉर्म आई है वो कितना ही आई है? 129/40। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि डेसिमल के फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाता है, और इसको हम रखते हैं रियल नंबर्स विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी में। अब दूसरा केस है कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, और वो भी क्या हो? उसमें भी सर्टेन ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो। सर्टेन ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या हो रही हो? रिपीट हो रही है। जैसे आप देखिए 2.3 इक्वल टू क्या होता है? 0.66666, और ये 6 जो है इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए -29/18, इसमें माइनस इक्वल टू कितना होता है? -1.6111, और ये 111 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा।
ये कभी भी नहीं रुकने वाला, कभी भी टर्मिनेट नहीं होने वाला। और 1123/90 इसको तो कितना लिखा हुआ है, 12.47777, ये 7 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। तुम क्या देख रहे हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, मतलब इसमें टर्मिनेशन नहीं आ रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। और सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो रही हैं, इसमें रिपीट हो रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स विथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप दोनों ही केस में देख रहे हैं, इन दोनों केस में कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में जिसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, उसको भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख चुके हैं। यानी ये दोनों केसेस में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि हम इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो तीसरा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब आपको नाम से ही ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि इसमें ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही सर्टेन ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे, कुछ भी आता जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। ये ना ही टर्मिनेट होंगे डेसिमल के बाद और ना ही कुछ रिपीट होगा किसी सर्टेन पैटर्न में। जैसे आप देखिए रूट 2 की वैल्यू, अब रूट 2 की वैल्यू क्या है, 1.414213562370950488016887 डॉट डॉट डॉट, अब ये और आता चला जाएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और आपको दिख रहा है कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है किसी सर्टेन पैटर्न में। रूट 3 की वैल्यू लिखी हुई है, पाई की भी वैल्यू लिखी हुई है, तो ये सब क्या है, ये सब हैं डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही किसी सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स को रिपीट करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स विथ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको हम रखते हैं इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में, यानी शुरू के जो दो केसेस हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और जो लास्ट का केस है वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। इतनी बात आपको इस चैप्टर को शुरू करने के पहले पता होनी चाहिए। रियल नंबर्स को जानने से पहले ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब हमें रियल नंबर्स को पढ़ने में मज़ा भी आएगा और वो चैप्टर हमें आसान भी लगेगा। तो एक्चुअल रियल नंबर्स अब जाके शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले जो रियल नंबर्स में हमें जानना है वो एक थ्योरम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r, 0 is less than or equal to r is less than b। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएं तो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, Q और R, जिसमें R के लिए एक शर्त है कि R हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, एंड हमेशा B से छोटा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि R हमेशा ज़ीरो और B के बीच में होगा। ज़ीरो हो सकता है लेकिन B के बराबर नहीं हो सकता, B से छोटा ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, 23 और 7 मैंने ले लिए, दो नंबर ले लिए मैंने, 23 और 7। यहाँ पे बोला कि जब आपके पास दो नंबर हो ए और बी तो यूनिकली क्यू और आर भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने ले लिया एग्जांपल 23 एंड 7। तो मैं 23 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 3+2, यानी मुझे दो नंबर्स दिए गए थे 23 और 7, और यहाँ पे दो नंबर और आ गए 3 एंड 2। ठीक है, तो 3 क्या है, क्यू है, क्वोशंट है, और 2 क्या है, आर है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर भी नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा, और ज़ीरो हो सकता है रिमाइंडर, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब आगे आप देखेंगे क्वेश्चंस में कि आपको कई बार यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कह दिया जाएगा और कभी आपसे कहेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये जानना जरूरी है कि एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस है। तो कोई बहुत बड़ा या खास डिफरेंस नहीं है। जब हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं अपने स्टेप्स में किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम कहलाता है। यानी अगर मैं बार बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करूं इन अवर स्टेप टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो मैं क्या कहूंगा, उसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहूंगा। यानी एल्गोरिथम क्या है, एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है। ठीक है। और लेमा क्या है, लेमा एक स्टेटमेंट है, एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है जो यूज होता है दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। ये दोनों बातें आपको अभी पता चल जाएंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसका एप्लीकेशन कि किसे कब हम एल्गोरिथम कहते हैं और किसे कब हम लेमा कहते हैं। तो पहला इलिस्ट्रेशन मैंने लिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180 एंड 324, ये पहला है, और 37400 एंड 255। तो दोनों में हमें एचसीएफ निकालना है दोनों नंबर्स का। तो अब हम देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे। तो मैं दिख रहा है कि 324 180 से बड़ा है। हम जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए गए हों तो दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ऊपर देख लिया है। तो इसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करें 324 और 180 के लिए, तो 324 कैन बी रिटन एज 180 इंटू 1 प्लस 44। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, यानी 44 जीरो के बराबर नहीं है। तो अब हम फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं 180 और 44 के लिए। तो 180 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 44 इंटू 4 प्लस 4, यानी रिमाइंडर फिर से जीरो नहीं हुआ। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हमें तब तक अप्लाई करते चले जाना है जब तक आर यानी रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस लेमा की सीरीज ऑफ स्टेप्स बना रहे हैं, हम स्टेप्स की एक सीरीज बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। ठीक है। फिर से हम 44 और 4 के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 44 इक्वल टू 4 इंटू 11 प्लस 0। इस बार हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो ये हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को तब तक लगाते जाना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। ठीक है। अब रिमाइंडर जब जीरो हुआ है तब डिविजर क्या था, तब बी की वैल्यू कितनी थी, 4। जिस स्टेज में रिमाइंडर जीरो हुआ है उस स्टेज में जो डिवाइजर यानी बी है वो कितना है, 4। और वही हमारा एचसीएफ है, वही हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ है। तो 180 और 324 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो हम ये बात बिल्कुल से क्लियर हो जाएगी। दूसरा किसके किससे निकालना है, एच सी एफ 37400 एंड 255। तो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है सोल्यूशन, आपको वैसा लिखना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि एनुअल एग्जाम्स में कैसे लिखना है। तो सेकंड एग्जाम्पल में मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ बिना लैंग्वेज का इस्तेमाल किए। तो 37400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 255 इंटू 146 प्लस 170। ठीक है। मतलब जब आप 37400 को 255 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट 146 आएगा और रिमाइंडर 170 आएगा। हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो फिर से 255 और 170 के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 255 इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस 85। फिर से रिमाइंडर 85 आया जो कि जीरो नहीं है, तो फिर से हम 170 और 85 के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 170 इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0। इस बार हमें रिमाइंडर जीरो मिल गया। तो जिस स्टेज में हमें रिमाइंडर जीरो मिला है उस स्टेज में बी की वैल्यू कितनी आई है, यानी हमारा डिवाइजर कितना है, 85। तो 37400 और 255 का जो रिमाइंडर एचसीएफ होगा, सॉरी, वो कितना होगा, 85 होगा। ठीक है। तो इस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके यूज करके हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिवन होंगे, एग्जांपल्स में भी गिवन होंगे, और जो रेफरेंस बुक्स आप यूज़ करते हैं चाहे आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, उसमें भी आपको
क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा आप उसका क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम उसको ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो दूसरा इलस्ट्रेशन है वो है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है अपने इलस्ट्रेशन में। तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम मान लेते हैं कि ए एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 6। हमें क्वेश्चन में 6q दिख रहा है, तो बी इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो अगर हमने ए को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना हुआ है और बी को 6 माना हुआ है, और इन दोनों के लिए अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर दें तो 2 और नंबर्स हमें मिलेंगे। कौन कौन से, क्यू और आर, 2 और इंटीजर्स मिलेंगे, क्यू और आर, ठीक है। तो हम ए को लिख सकते हैं 6q+r, और आर के पास एक शर्त है, कंडीशन है कि आर 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आर की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ए कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5। अब हमने ए को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना हुआ है, तो ए जो है वो 6q नहीं हो सकता, 6q+2 नहीं हो सकता और 6q+4 नहीं हो सकता, क्योंकि 6q+2 और 6q+4 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। यानी अब ए के लिए कौन कौन सा फॉर्म बचा, ए के लिए फॉर्म बचा 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q+1 के फॉर्म का होगा, 6q+3 के फॉर्म का होगा, या 6q+5 के फॉर्म का होगा, और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको ये इलस्ट्रेशन भी समझ में आ गया होगा, और कैसे हमें बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है उसका तरीका भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। आप रेफरेंस बुक से और भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, और जहाँ भी आपको ट्रबल महसूस हो, दिक्कत महसूस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो भी एनसीईआरटी से है। लिखा हुआ है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो कहा गया है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, उसमें 616 मेंबर्स हैं, और उसके आगे 32 मेंबर्स की एक आर्मी बैंड चल रही है, परेड में मार्च कर रही है, और ये जो है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में है, यानी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स में आर्मी बैंड है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में आर्मी कॉन्टिजेंट के मेंबर्स हैं। तो ये पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स पॉसिबल हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्ड को अगर अपन हाईलाइट करें तो हम समझ जाएंगे कि 616 और 32 का हमें एचसीएफ निकालना है। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा, मैक्सिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो क्या होगा, 616 और 32 का एचसीएफ आएगा। और 2 नंबर्स का एचसीएफ हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना सीख चुके हैं अभी ऊपर ही। तो हम 616 और 32 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें आर्मी कॉन्टिजेंट के मेंबर्स और आर्मी बैंड मेंबर्स चल सकते हैं वो क्या है, 8, ठीक है। कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हों, ऐसे कोई क्वेश्चंस हों जो आपसे नहीं आ रहे हैं, एचसीएफ निकालना नहीं आ रहा हो, या वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत हो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूरे क्वेश्चंस को टाइप कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस जो आपने टाइप किए हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और
जिन क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी जिस क्वेश्चंस को बच्चे बहुत ज़्यादा पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।